सर जो खबरें आ रही हैं इत्तलात वो ये कि जी ईरान में तो हुकूमत के हक में मुजाहरे हो रहे हैं, वो जो सब कुछ पहले हो रहा था वो तो सब खत्म हो गया, अब हुकूमत के साथ खड़े हो गए। अभी कहा जा रहा है कि जो नए मुजाहरे हो रहे हैं इसमें असलहा बरदार खातीन सामने आ गई हैं। खुरमाबाद शहर है, फिर इस्फहान है, यहाँ बुरका पोश खातीन है, वो क्लाशंकोव और रॉकेट लॉन्चर से लैस होकर सामने आ रही है और कह रही है जी हम अपनी हुकूमत के साथ खड़े हैं। नहीं, उनको तो ये मैसेज मिल गया है ना कि हाँ जी हमने फतह हासिल कर ली है और तहजीब को जो है वो कोई नुकसान नहीं हुआ किसी किस्म का, जो ट्रम्प कहते थे। जौहर साहब। जी बिल्कुल। देखिए, जाहिर है जब जंग की सिचुएशन होती है तो जाहिर नेशंस जो है वो रैली करती हैं ना, हम उस वक्त तो उसमें तो कोई शक ही नहीं है। ये तो अमेरिका में भी होता है, बाकी मुल्कों में भी। और अगर वो असले के साथ बाहर आई हैं तो फिर आपको ईरान का स्ट्रक्चर भी पता होगा ना। वहां पे जिस तरह बासीज है, जी पास्तारान जी है। बिल्कुल। और बासीज जो है उनकी तो इंटरेस्ट इस तरह है कि लिटरली हर हर हाउस होल्ड में है ना। और हम्म। जाहिर है उनको असला, अगर असले के साथ आए हैं तो असला कहीं से मिला भी होगा। जी। मेरे ख्याल है वो इतना ज्यादा हम नहीं है। ठीक है, सपोर्ट तो है उनको इस वक्त। लेकिन जो ज्यादा चीजें, दो तीन चीजें जो एडमिरल फैसल ने कही इस वक्त। देखिए, एक तो ये है कि अब सारे इस बात पे हैं कि जी क्यों अभी उन्होंने किया, ये जो ब्लॉकेट किया हम्म। अमेरिका ने क्यों किया ना। ये एक अहम चीज है और अभी क्यों नहीं इसको हटा रहे थे। तो इसकी वजह क्या थी? अच्छा, एक तो वजह ये थी कि जो है ये ब्लॉकेट इसलिए किया गया कि पहले जो राउंड हुआ उसमें उनको लगा कि ईरान जो अपनी लेवरेज उनको मिली थी अब नए हुर्मुज को ब्लॉक करने से, वो उस लेवरेज को उन्होंने देखा कि उनको न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है, तो उसके लिए किया। दूसरी एक और जौहर चीज साहब, है। जब जी ईरान जंगबंदी हो गई और आपने जी हुर्मस खोल दी, तो उसके जी। बाद ये उनको क्या जरूरत थी अपने ये कुव्वत बाजू आजमाने की? हाँ, उसके बाद तो फिर दोबारा हुआ ना कि हाँ, उन्होंने नहीं, जब उन्होंने कहा अपने हॉर्मस हम खोल देते हैं, तब अमेरिकन को भी इस वक्त टेम्परेली उसको मुअत्तल कर देना चाहिए था, उसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन उसकी दूसरी वजह क्या थी जो उन्होंने किया ये? उसकी दूसरी वजह ये थी कि टू सेट अ प्रेसिडेंट एज वेल, क्योंकि उन्होंने देखा कि ईरान ने इसको बहुत ही ज्यादा, ये अपना हॉर्मस की बंदिश को एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लेवरेज के तौर पर यूज किया, और ये आइंदा के लिए भी अब मिसाल बन जाएगी। वो कोई भी जरा सा मसला होगा तो दोबारा से भी करेंगे। तो दे वांटेड टू सेट अ प्रेसिडेंट कि देखें, अगर आप आइंदा कभी भी करने की कोशिश करेंगे तो फिर ये ब्लॉकेट भी होगा। ये एक इसलिए, ये हालांकि जब ये बात इस वक्त तो ये एक किस्म की जंग खत्म हो रही है या कोशिश से एटलीस्ट उसी समत में हो रही है, तो उस वक्त भी उन्होंने ये किया टू सेट अ प्रेसिडेंट फॉर द फ्यूचर, इसलिए अहम था वो। अच्छा, अब बात है कि इंटरनेशनल लॉ की और कवानीन की सारी, तो देखें इस तरह की जंगों में जाहिर है वो तो फिर जो है उनको इतना नहीं देखते, खसूसन सुपर पावर तो नहीं देखती कभी भी। लेकिन इस वक्त जो अहम चीज है वो तो रियल पॉलिटिक है ना। तो उस रियल पॉलिटिक में दो तीन फैक्टर्स हैं जो बहुत ही अहम है। एक ये है कि देखें, ये जंग जो है एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, दोनों की कोई एक जैसी एबिलिटी तो है नहीं। तो जाहिर है कि दोनों को मुख्तलिफ अंदाज में ये जंग लड़नी थी, और लड़ी भी उन्होंने। अब खत्म भी दोनों को मुख्तलिफ अंदाज में करनी है। ये भी है क्योंकि एक ओवरवेलमिंगली सुपीरियर पावर है मिलिटरीली, दूसरी जो है ना एक डिफाइंड पावर है जिसने अपनी रेजिलियंस भी शो की, अपनी रिटेलिएशन भी शो की। साथ ही साथ ये एक इकोनॉमिक वॉरफेयर भी है दोनों के बीच में। वो भी है क्योंकि ईरान ने अपनी वो पावर शो कर रहे हैं कि जी हम जो करेंगे उससे पूरी दुनिया को फर्क पड़ेगा, और आपके पेट्रोल पंपों पे भी गैस महंगी हो जाएगी। तो अभी अमेरिका उनको शो कर रहे हैं कि देखें ठीक है, वो आप कर सकते हैं, तो हम ब्लॉकेट करेंगे तो उससे एकदम आपकी जो सारी ट्रेड है वो भी खत्म हो जाएगी, आप तक वो सारे पार्ट्स भी नहीं पहुंचेगी जिनकी आपको जरूरत है। और इसी तरह आपकी जो है जाहिर इकोनॉमी को भी बहुत दचका पहुंचेगा। फिर तीसरी एक वॉर ऑफ नैरेटिव्स भी है ये, और वो भी बहुत अहम होती है। वॉर ऑफ नैरेटिव्स जो है वो आपको जाहिर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए बहुत जरूरी होता है, एक तो फिर बाहर दुनिया के लिए भी, क्योंकि मुल्क जो है वो सिर्फ हार्ड पावर पर नहीं चलते, उनकी साथ ही एक सॉफ्ट पावर भी होती है, खुसूसन जो सुपर पावर्स हैं जिस तरह अमेरिका है, वो भी बहुत ही ज्यादा अहम होती है उनके लिए। तो वो उसको भी सस्टेन करना चाहते हैं, तो इसलिए वो वॉर ऑफ नैरेटिव्स भी हमें नजर आ रही है। मगर लेकिन जहां पे जौहर साहब, जी आपको आपकी असेसमेंट क्या है कि मामला को आगे बढ़ेगा? डेडलॉक जो है सर इस वो पे मैं ये सिर्फ ये पैदा तो नहीं होगा? ऐड कर दूं, शामी साहब इजाजत जी दें, जौहर साहब के लिए भी होगा कि अल जजीरा जो है उसने कुछ सिनेरियोज दिए हैं, मुमकिन हाँ, सिनेरियोज, जरा वो अपने नाजरीन को भी दिखाते हैं, बल्कि आपकी राय भी लेंगे कि आपकी क्या राय है। अल जजीरा कहता है कि ये जो ईरान अमेरिका बातचीत है इसमें मुमकिन मंजरनामा क्या हो सकता है, यानी नताइज क्या निकल सकते हैं, क्योंकि कल जाहिर है इसकी डेडलाइन जो खत्म हो रही है। सिनेरियो नंबर 1 वो कहता है कि जी बातचीत होती है और एक आर्जी मुआहिदा हो जाता है, ये है उसका सिनेरियो नंबर 1। अच्छा, अल जजीरा कहता है कि जी दूसरा मंजरनामा क्या हो सकता है शामी साहब, जंगबंदी में तोसी के साथ मुज़ाकरात किसी पेशरफ्त के बगैर ख़त्म हो जाते हैं, ये हो गया जी दूसरा सिनेरियो। फिर तीसरा है कि बातचीत नहीं होती लेकिन जंगबंदी में तोसी हो जाती है। चौथा मंजरनामा अल जजीरा के मुताबिक यह है कि जी मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं और जंगबंदी
खत्म हो जाती है। सर शामिल गुफ्तगू करते हैं, फैसल शाह साहब हमारे साथ ही हैं, उनको भी जौहर साहब साथ ही रहिएगा। फैसल शाह साहब को भी ज़रा शामिल गुफ्तगू करते हैं। फैसल साहब, सर नाकाबंदी ने तो दोनों की नाक में दम किया हुआ है, ये फरमाइएगा कि अभी जो इत्तलात आ रही हैं कि अमरीकी अफवाज ये दावा करेंगे इंडो पैसिफिक कमांड की जिम्मेदारी जो है उसके इलाके में पाबंदी का शिकार ऑयल टैंकर MT टिफनी को कब्जे में ले लिया गया है। इससे पहले भी हमने देखा कि एक जहाज़ टोस्का, उसको भी जो है वो कब्जे में लेने का दावा किया। तो ये अमेरिका क्या कर रहा है और क्या मैसेज क्या देना चाह रहा है? ये नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी हो रही है या वो जो शेडो फ्लीट की हमेशा वो बात की जाती है, ये उनको निशाना बनाया जा रहा है ईरान के? शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। देखिए, वो शेडो फ्लीट हो या उसका एक्चुअल फ्लीट हो, ये टाइम मौजू नहीं है इस किस्म की चीज़ों का। और अगर आप टेक्निकली देखें तो तकरीबन 3 दफ़ा ये सीज फायर ब्रीच हो चुकी है अब तक, सीज फायर नाफिज होने के बाद। पहली दफ़ा जब अमेरिका ने ब्लॉकेट का ऐलान किया, ब्लॉकेट को अगर आप टेक्निकली डिफाइन करें और उसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर। वो जरूरी नहीं है कि जंग के दौरान अगर ब्लॉकेट लगाएं तो एक्ट ऑफ वॉर होगा, वो पीस टाइम में आप लगाएं, वो सीज फायर में लगाएं, वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाता है। और उसके बाद जो फरीक होता है दूसरा, उसके पास ये हक महफूज होता है कि वो उस ब्लॉकेट को तोड़े, अगर वो तोड़ सकता है। और जाहिर बात है कि वो फिर लड़ाई होती है उसमें, तो सीज फायर टेक्निकली तो ब्रीच हो गया था उसी दिन। दूसरी दफा जब उन्होंने ये ईरान का जहाज पकड़ा और उस पर अपने मरीन्स उतारे और उसको कब्जे में लिया, और अब जो खबरें आ रही हैं कि जी एक और जहाज इन्होंने पकड़ा है, तो मैं समझता हूँ कि ये 3 दफा तो ब्रीच ऑफ सीज फायर है। अच्छा, ये क्यों हो रहा है ये देखने की जरूरत है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं जी मुझे कोई जल्दी नहीं है, एक लॉन्ग टर्म मुआहिदा हम करेंगे और ईरान बिल्कुल हमारी डिमांड्स मानेगा, बहुत जल्दी एक होने वाला है मुआहिदा। लेकिन उसके बावजूद आप इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं कि आप जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको इस थिएटर में ला रहे हैं। जेराल्ड फोर्ड जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर था मेडिटेरेनियन में, वो रेड सी में आ गया और वो फिर इस थिएटर में आ रहा है। तो जब आपको इतनी उम्मीद है कि अच्छी बातचीत जा रही है, ईरान आपकी बात भी मान रहा है, तो फिर आपको इतना प्रेशर बिल्डअप करने की क्या जरूरत है? एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन है। देखिए, अगर ईरान की और अमेरिका की डिमांड्स को आप मवाजना उन दोनों का करें तो आपको 2 चीजें बड़ी क्लियर नजर आएंगी। पहली चीज ये है कि ईरान की सारी डिमांड्स किसी न किसी इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए की जा रही हैं। UN चार्टर है, NPT है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी है, इस पे की जा रही है। अच्छा, अमेरिका की जितनी डिमांड्स हैं वो सारी मावरे कानून है कि आप अपना एनरिचमेंट का हक दे दें, 0% कर दें, आपको कोई हक नहीं है। आप अपने मिसाइल्स की रेंज कम कर दें, आपको कोई हक नहीं। आपकी रिजीम हमें पसंद नहीं है, इसको चेंज कर दें, आपको कोई हक नहीं। आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दस्तबरदार हो जाएं, आपको कोई हक नहीं। तो सारी मावरे आई, पहली चीज। दूसरा फर्क दोनों में यह है कि ईरान